हेलो कॉमरेड्स, उम्मीद है हमारी आवाज आ रही होगी। यस कॉमरेड्स, खुशी की बात है कि आज सीपीआईएम की हरियाणा राज्य कमेटी ने कॉमरेड लेनिन को याद करने का फैसला लिया है। सतबीर भाई, हमारी आवाज आ रही है ना आपके पास तक? वैसे तो हमारी आवाज आती रहती है आपके पास तक, लेकिन इस वक्त आ रही है कि नहीं आ रही? तो कॉमरेड, अपन लोग शुरू करते हैं इस चर्चा को। हरियाणा की सीपीआईएम राज्य कमेटी ने कॉमरेड लेनिन की 100वीं बरसी को लेकर अनेक तरह के आयोजन करने के फैसले लिए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। उसी श्रृंखला में परसों कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी बोले थे, जिन्होंने बहुत विस्तार के साथ लेनिन होने का क्या मतलब है इसके बारे में साथियों को जानकारी दी थी। मैं यात्रा में था, लेकिन फिर भी मुझे उनके भाषण को सुनने का अवसर मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में एक ऐसे विषय को, एक ऐसी पूरे के पूरे अध्याय को लिया था जो इस वक्त भी और उस वक्त भी दुनिया के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण था। लेनिन को याद करना असल में एक इतिहास के एक ऐसे क्षण के साथ साक्षात्कार करना होता है जिसकी अब तक की जितनी भी लिखित इतिहास है, अब तक जितना भी मानव सभ्यता का विकास है, उसमें कोई दूसरा प्रमाण नहीं मिलता। लेनिन की खास बात यह थी कि उन्होंने इतिहास की धारा को बदलने की क्रांति का नेतृत्व किया। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सदियों और युगों से जो सपना मुट्ठी भर लोग के राज को हटाकर आम आवाम और मेहनत करने वालों के राज को कायम करने के लिए देखा जाता रहा था, जिसमें कहा जाता था कि कुछ खास लोग ही केवल राज करने के लायक नहीं होते, राजा महारानी के पेट से पैदा नहीं होता, शासक किसी यूनिवर्सिटी या किसी गुरुकुल में से निकलकर नहीं आता, दीक्षांत होकर नहीं आता, बल्कि जो मेहनत करते हैं, जो पृथ्वी का निर्माण करते हैं, जो सृष्टि को चलाने का काम करते हैं, जो जिंदगी को पुनर्जीवित करने का काम करते हैं, इतिहास वही लोग लिखते हैं। और अगर इतिहास वही लोग लिखते हैं तो सत्ता में भी वही लोग रहने की क्षमता रखते हैं। उम्मीदों, कल्पनाओं और सपनों में ये बात बहुत पहले से थी, लेकिन इस बात का वैज्ञानिक आधार क्या होगा, इसका तार्किक आधार क्या होगा, इसके बारे में बताने वाले सबसे पहले थे मार्क्स और एंगल्स, जिन्होंने उसकी वैज्ञानिक व्याख्या की और बताया कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा किस तरीके से होगा। उन्होंने उस कुंजी को ढूंढा। लेकिन इसके बाद भी वो और मार्क्स और एंगल्स अपने जीवन में खुद भी आंदोलनों में सक्रिय रहे, मजदूर आंदोलनों के हिस्से रहे, दुनिया भर के मजदूरों को एकजुट करने के लिए
इंटरनेशनल वर्किंग मैंस एसोसिएशन बनाई, कई आंदोलनों में खुद हिस्सेदारी की। लेकिन इसके बाद भी वो उनकी जो कल्पना थी, उनका जो सपना था, उनका जो वैज्ञानिक सिद्धांत था, वो वैज्ञानिक सिद्धांत मोटे तौर पर लोगों की चर्चा का विषय रहा। लोग उससे प्रेरित होते रहे, पूरी दुनिया को उन्होंने प्रेरित किया। लेकिन उसको पहली बार व्यवहार में लागू करने का काम जो किया वो लेनिन ने किया। वो लेनिन की अगुवाई में रूस की कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, और उसने किस तरीके से दुनिया को बदल दिया, उसके असर क्या थे, वो पूरी पृष्ठभूमि क्या थी, इसके बारे में कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी बहुत अच्छी तरीके से बोल चुके हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। इसलिए उसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपनी बात को इस बात पर केंद्रित करने की कोशिश करेंगे कि लेनिन के जाने के बाद के जो 100 साल हैं, उन 100 वर्षों में लेनिन किस तरीके से प्रासंगिक रहे, लेनिन का जो योगदान था वो किस तरीके से निरंतरित रहा, लेनिन किस तरीके से पूरी दुनिया की मनुष्यता को एक बेहतर सभ्यता बनाने की लड़ाई के मार्गदर्शक बने रहे। पहली बात तो जिसे मुख्तसर में कॉमरेड इंद्रजीत ले चुके हैं, लेकिन मैं उस पर याद दिलाना चाहूंगा कि जो समाजवादी क्रांति थी वो होने के साथ ही दुनिया भर की मुक्तिकामी जनता की प्रेरणा की स्रोत बन गई थी। हमारे अपने देश में शायद ही ऐसा कोई विचारक, ऐसा कोई आंदोलनकारी, ऐसा कोई साहित्यकार था जो उससे प्रेरित न हुआ हो, चाहे वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो, जिन्होंने अपने अखबार में लगातार कई अंकों में लेनिन की जीवनी छापी और उसकी क्रांति के बारे में भी छापा। ये सारे लोग थे, लेकिन ये एक तरफा नहीं था। लेनिन की निगाह भी सिर्फ रूसी क्रांति तक सीमित नहीं थी। वो सच्चे अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीयतावाद को उस मुश्किल में लागू किया जब वो जेल में थे। वो 1.5 साल जेल में रहे। जब वो 3 वर्ष तक साइबेरिया की ठंडक में निष्कासित कर दिए गए थे, जब वो देश से बाहर कर दिए गए थे और स्विट्जरलैंड में रहे, या जब उन्होंने क्रांति कर ली और क्रांति के बाद लगातार 5 साल तक चले हुए गृहयुद्ध के दौरान भी उनकी चिंता केवल रूस की क्रांति को बचाना नहीं थी, बल्कि उनकी चिंता पूरी दुनिया भर में मुक्ति की लड़ाई को आगे बढ़ाने की थी। उसके लिए उन्होंने जिस स्तर पर वो कर सकते थे किया। उन्होंने दुनिया भर के मुक्ति संघर्षों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की, उनको जो मदद दी जा सकती थी उस मदद को देने की कोशिश की, एक साझे अनुभवों के साथ एक आम राय बनाने की कोशिश की कि उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई को किस तरीके से लड़ा जाना चाहिए। उन्होंने एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल भी बनाई जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय क्रांति को अंजाम दे सके। लेकिन उनकी खास बात ये थी कि उनका ये जो समन्वय था, उनका जो कोऑर्डिनेशन था, वो केवल कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर की, खासतौर से एशिया और अफ्रीका की गुलाम देशों की मुक्ति के लिए भी उन्होंने अपनी कार्यनीति बनाई। उन्होंने सोचा, कल कॉमरेड इंद्रजीत बता रहे थे कि किस तरीके से पूरे पूरब के जो लोग अलग अलग कारणों से, जैसे हमारे यहाँ के मुहाजिर जा रहे थे, ऐसे अलग अलग कारणों से या दुनिया भर के देशों में जो इन पूरब के देशों के जो क्रांतिकारी मजबूरी में अपने देश की क्रांति को संगठित करने के लिए दुनिया के दूसरे देशों में पनाह लिए हुए बैठे थे, ऐसे तमाम सारे लोगों को शिक्षित और जागृत करने के लिए उन्होंने ताशकंद में यूनिवर्सिटी फॉर टॉयलेट्स ऑफ ईस्ट बनाई। दुनिया के इस तरीके के मुक्ति आंदोलन के केंद्र के रूप में वो उभरा। हमारे यहाँ काफ़ी लोकप्रिय सुधारक संत हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी। उनके जो भाई थे भूपेंद्र नाथ दत्त, उनके नेतृत्व में भी एक बर्लिन में एक समूह था जो भारत की मुक्ति आंदोलन के लिए काम कर रहा था। बाकी की जानकारी कॉमरेड इंद्रजीत कर दे चुके हैं हमारी पहली निर्वासित सरकार वगैरह के बारे में। लेकिन भूपेंद्र नाथ दत्त ने खुद मुलाकात की थी लेनिन से और भारत की मुक्ति के बारे में उनके साथ परामर्श किया था, उनके साथ संवाद किया था। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन उसको दोहराने की आवश्यकता है कि भगत सिंह को जब फांसी होने वाली थी उस वक्त भी वो जो आखिरी किताब पढ़ रहे थे वो लेनिन की राज्य और क्रांति की थी, और उन्होंने जेलर से कहा था कि अभी रुको,
एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। तो प्रेरणा के स्रोत ही नहीं रहे बल्कि ठोस रूप में भी इस तरीके के आंदोलनों को संगठित करने में उनका योगदान रहा, जिस तरीके के आंदोलनों को बढ़ाकर दुनिया भर में समाजवाद की ओर बढ़ा जा सकता था और पूरी दुनिया पर उनकी निगाह रहती थी। जैसे 1906 में जब बाल गंगाधर तिलक को अपने अखबार केसरी में एक लेख लिखने की वजह से देशद्रोह के आरोप में, जिसे आजकल हमारे यहाँ की मौजूदा सरकार भी अब उसी तरीके के कारनामे कर रही है, उस लेख लिखने के आरोप में उनको 6 साल की सजा सुनाई गई थी। उस सजा के विरोध में बंबई के 6 लाख मजदूरों ने 6 दिन की हड़ताल की थी। उस हड़ताल के बारे में लेनिन ने अपने अखबार में लिखा था और ये कहा था कि ये भारत के मजदूर वर्ग की राजनीतिक हड़ताल है और अगर भारत का मजदूर वर्ग राजनीतिक हड़ताल करना सीख गया है तो अब दुनिया की कोई भी ताकत उसे ज्यादा लंबे समय तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकती। तो पूरी दुनिया पर निगाह रखना, दुनिया के मुक्ति आंदोलनों को मदद करना, ये सब वो कब कर रहे थे? ये वो सब तब कर रहे थे जब रूस की क्रांति अभी अभी हुई थी। 14 देशों की सेनाओं ने उस पर हमला किया हुआ था। वहां के जितने भी सामंत, जितने भी लफंगे, जितने भी बर्बर थे, वो बर्बर एकजुट हो गए थे अपनी अपनी प्राइवेट आर्मीज के रूप में और एक गृह युद्ध चल रहा था पूरे रूस में। और उस गृह युद्ध की वजह से लोगों के खाने पीने का संकट पैदा हो गया था, अनाज की कमी पैदा हो गई थी और पूरे रूस के लिए उस गृह युद्ध के दौरान और क्रांति के बाद के वर्षों में राशन तय किया गया था कि कितनी ब्रेड उनको मिलेगी, कितनी रोटी उनको मिलेगी। 2 औंस रोटी मिला करती थी। 2 औंस का मतलब है लगभग 58 ग्राम। वो रूस जो उस वक्त 58 ग्राम रोटी में गुजर बसर कर रहा था और वही 58 ग्राम लेनिन को भी मिला करती थी। इसके बीच भी वो अपने संसाधनों के साथ इस बात की कोशिश कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद का परचम उठा रहे, खुद भूखे रहें, लेकिन दुनिया के मुक्ति आंदोलन के योद्धाओं के लिए हिफाजत और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। लेनिन ने अंतर्राष्ट्रीयतावाद की जो मिसाल पेश की है, वो मिसाल बाद में दुनिया भर के तमाम सारे कम्युनिस्टों के लिए उदाहरण बने और न केवल उदाहरण बने बल्कि आज भी दुनिया के तमाम सारे कम्युनिस्ट देश जैसे क्यूबा है, ऐसे कम्युनिस्ट देश अपनी खुद की मुश्किलों के बावजूद भी दुनिया की मानवता की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसी कोरोना काल में दुनिया के 62 देश थे, जिन 62 देशों में क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की ओर से डॉक्टर्स भेजे गए थे। तो ये अंतर्राष्ट्रीयतावाद केवल अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर क्रांति सिखाने वाले ही नहीं था, बल्कि उन्होंने एक नए तरीके का इंसान भी पैदा किया था जो आज भी है। लेनिन का दूसरा योगदान यह था कि उन्होंने इन उपनिवेशवाद के गुलाम देशों की मुक्ति की लड़ाई किस तरीके से चलनी चाहिए, उसमें किस तरीके से संकीर्णतावाद नहीं होना चाहिए बल्कि एक व्यापक मोर्चा बनना चाहिए, राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा बनना चाहिए। उस राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे को किस तरीके से संगठित करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस संबंध में भी उन्होंने बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सर्वानुमति बनाने की कोशिश की और उनकी जो थीसिस थी, जो राष्ट्रीय औपनिवेशिक प्रश्न पर थी, मतलब कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जो नेशनल क्वेश्चन था उसको लेकर थी, उसने दुनिया के अनेक क्रांतिकारियों को प्रभावित किया। परसों कॉमरेड इंद्रजीत सिंह बता रहे थे कि हो ची मिन्ह किस तरीके से उससे पढ़कर अभिभूत हो गए थे, लेकिन दुनिया की बाकी के मुक्ति आंदोलन के नेताओं को भी उन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावित किया और न केवल प्रभावित किया बल्कि उस उपनिवेशवाद से लड़ रहे देशों की राजनीतिक शक्ति को, राजनीतिक ताकतों को, मुक्ति आंदोलन के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से इस आंदोलन को संगठित करना चाहिए ये भी बताया। और ये उनकी थीसिस का कमाल था कि उनके जीवन काल में और उनके जीवन काल के बाद दुनिया के अनेक देशों ने अपनी मुक्ति की लड़ाइयां जीती, लगभग 100 के आसपास देशों ने, और अंग्रेजी राज का तो ऐसा खात्मा हुआ कि दोबारा वो कभी देखने में आया नहीं। बात केवल यहीं तक सीमित नहीं थी। लेनिन की इस समझदारी वाला सोवियत संघ था जिसने बाद में इन नए नए आजाद हुए देशों की स्वाधीनता बनी रहे, उनकी संप्रभुता बची रहे,
इसके लिए वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इसके लिए उन्होंने आर्थिक और बाकी वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में जो योगदान दिया है, इसकी मिसाल रूसी क्रांति के पहले के 5000 वर्ष के इतिहास में कभी नहीं मिलती। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये संस्मरण मैं शेयर करना चाहता हूं कि जैसे ही भारत आजाद हुआ, वैसे ही भारत के जो प्रधानमंत्री थे, जो निस्संदेह उस वक्त दुनिया के सबसे लोकप्रिय और पसंद किए जाने वाले नेताओं में से एक थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो दुनिया के समृद्ध देशों की यात्रा पर गए हवाई जहाज में। उनके उस वक्त के प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे M.O. मथाई। M.O. मथाई ने अपने संस्मरणों में इस बात को लिखा है कि वो अमेरिका गए, वो ब्रिटेन गए, वो फ्रांस गए, जहां जहां टेक्नोलॉजी और औद्योगिक विकास आगे पहुंच गया था, वो वहां पर गए और उनसे निवेदन किया कि हमारा देश अभी अभी आजाद हुआ है, हमारे देश को इस औद्योगिक प्रगति के रास्ते पर जाने के लिए जो जरूरी चीज है वो मुहैया कराइए, टेक्नोलॉजी भेजिए, मशीनें भेजिए, हमारे लोगों को ट्रेन कीजिए। हर एक देश ने, हर एक साम्राज्यवादी देश ने उनसे ठोक कर मना कर दिया और उनसे ये कहा कि क्या जरूरत है लोहा पैदा करने की, हमसे लोहा खरीदिए। क्या जरूरत है ये सब काम मशीनें पैदा करने के, कारखाने अपने बनाने की, बिजली बनाने के, बिजली पैदा करने के कारखानों को विकसित करने के, हमसे लीजिए। कुल मिलाकर ये कि इन सारे के सारे साम्राज्यवादी देशों के उपनिवेश, पहले जो पूर्व औपनिवेशिक देश थे, वो जब बाद में साम्राज्यवादी देशों में तब्दील हो गए, उनमें क्या फर्क था इस पर अभी अपन बाद में बात करेंगे। वो नहीं चाहते थे कि ये नए नए आजाद हुए देश अपने पैरों पर खड़े हों। उसमें रूस की जो भूमिका थी अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर, उसने साम्राज्यवाद की उस साजिश को नाकाम किया और ये नए नए आजाद हुए देश दोबारा गुलाम बनने के, दोबारा से साम्राज्यवाद के चंगुल में फंसने से काफी हद तक, कम से कम 1991 तक तो बचे रहे। ये जिसको कहते हैं ना जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, पूरी जो दुनिया की थी भौगोलिक राजनीतिक स्थिति, उसमें एक बड़ा परिवर्तन था और यही मदद थी, यही समाजवादी रूस की शक्ति की मौजूदगी की ताकत थी, जिसकी वजह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसी ताकतें भी विकसित हुई, जिन्होंने बाकायदा अमेरिका की आंखों में आंख डालकर कहा कि नहीं, तुम्हारी हमलावराना नीति नहीं चलेगी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति आंदोलन के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाई, जिन्होंने दुनिया के बाकी के देशों को भी मुक्ति आंदोलन को मदद करने की हिम्मत दिखाई और जिन्होंने साम्राज्यवादी हस्तक्षेप के खिलाफ आवाज उठाना सीखा। इस अंतर्राष्ट्रीयतावाद की ही ताकत थी कि साम्राज्यवाद विरोधी ताकतें भी इकट्ठा हुई और वो देश जिनके शासक पूंजीवादी नीतियों पर चलने वाले थे, लेकिन वो भी साम्राज्यवादी देशों के पिछलग्गू नहीं बने और एक ऐसी विदेश नीति विकसित हुई जिसमें साम्राज्यवादी देश अपने आप को अलग थलग महसूस करते थे। 8 दशक तक लेनिन के उस अंतर्राष्ट्रीयतावाद की मिसाल ने साम्राज्यवाद को अपने दड़बे में कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया। रूसी क्रांति, जैसा एरिक हॉब्सबॉम ने कहा है कि रूसी क्रांति ने केवल अपने देश के मेहनतकशों को समाजवाद का फल नहीं चखाया, बल्कि पूरी दुनिया पर भी उनका बहुत जबरदस्त असर पड़ा। वो असर वैदेशिक और राजनीतिक स्थिति में वो था और जीवन के विकास की स्थिति में वो था कि आज जितनी भी सुविधाएं हम देख रहे हैं, जो सार्वजनिक मताधिकार मिला, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी कैटेगराइजेशन के हर एक को वोट डालने के जरिए ही सरकार चुनी जाएगी, जिसमें ये जो जितने भी श्रम कानून बने, 8 घंटे का पहला कानून रूस में ही बना था क्रांति के बाद, जितने भी श्रम कानून बने खेती किसानी के लिए, मनुष्यता के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, स्वास्थ्य के विकास के लिए, जितनी भी नीतियां बनी हैं पूंजीवादी देशों में, उन पूंजीवादी नीतियों, उन पूंजीवादी देशों में बनने वाली नीतियों के पीछे यही सोवियत संघ की, रूस जो बाद में सोवियत संघ बन गया, उसकी ताकत थी। लेकिन एक बात और है जो लेनिन को खास बनाती है, और मैं जो रखने वाला हूं वो बात सुनने में थोड़ी सी अतिशयोक्तिपूर्ण, अतिरंजना लग सकती है कि जब हम किसी को याद करते हैं तो बहुत भावुक होकर याद करते हैं और उसकी तारीफों के पुलिंदे बांध देते हैं।
लेकिन अतिशयोक्ति नहीं है। और वो बात यह है कि लेनिन के बिना मार्क्सवाद पूरा नहीं होता, दो वजह से। एक वजह तो ये कि उन्होंने मार्क्सवाद को अपडेट किया, समृद्ध किया, जो मार्क्सवाद का नियम है वो मार्क्सवाद पे ही लागू किया, ठोस परिस्थितियों का ठोस विश्लेषण करके ठोस कार्यनीति बनाना। मार्क्स के बाद की जो दुनिया की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों का ठोस विश्लेषण करके उन्होंने ठोस तरीके से व्याख्या की, जिसका असर युगांतरकारी हुआ, उनके जीवन काल में हुआ, उनके जीवन के बाद हुआ और आज भी जारी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि दूसरी जो मार्क्सवाद की खास बात है कि मार्क्सवाद व्यवहार में उतारे बिना केवल सिद्धांत है। उन्होंने व्यवहार में उतारकर उसकी प्रामाणिकता और व्यावहारिकता को सिद्ध किया। यस, इट्स पॉसिबल। हां, समाजवाद संभव है। और समाजवादी व्यवस्था ने किस तरीके के योगदान दिए वो एक अलग विषय है, कभी उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन वो ये कहते थे कि मार्क्सवाद की असली ताकत है उसका सच होना। वो कहते थे कि मार्क्सवाद की जीवित आत्मा है ठोस परिस्थितियों के ठोस विश्लेषण और उसके बाद उसके साथ उसके आधार पर तय की गई कार्यनीति। और वो ये मानते थे, और हम भी जानते हैं इस बात को, कि जब ऐसा करते हैं तो भटकाव होने की पर्याप्त संभावना होती है। लेनिन के जीवन काल में ऐसे बहुत सारे भटकाव थे जो उस वक्त मार्क्सवाद को मानने वाली जमातों के अंदर थे। लेनिन के बाद भी उस तरीके के भटकाव रहे। उन भटकावों से लड़कर लेनिन ने जिस तरीके की मिसालें पेश की, जो सिद्धांत पेश किए, जो अनुभव पेश किए, उन सब के बाद ऐसी स्थिति आई कि उन भटकावों से लड़ा जा सका। दोनों तरीके के थे। एक तरफ से सुधारवादी भटकाव से माफ कीजिएगा, जो मार्क्स के जमाने में भी मौजूद थे। एक सज्जन थे जिनका नाम था बर्नस्टीन। वो ये मानते थे कि अब इस स्थिति में ये सब क्रांति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से सुधार करते 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 हम ऐसी स्थिति ला सकते हैं जब वो जनता के भीतर समानता हो, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ अति वामपंथी थे। मानसिक बीमारियां तो हर दौर में रही हैं। उनके लिए तो बाकायदा किताब लिखनी पड़ी लेनिन को, जिसमें कहा उन्होंने कि वामपंथी मर्ज किस तरीके से एक बचकाना बीमारी है। उनमें उतना धीरज नहीं था कि वो धीरज के साथ समाजवादी क्रांति तैयारी करें। उसके लिए जो संगठन बनाने पड़ते हैं, संघर्ष करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, उसको करने की बजाय रातों रात जाएं, कहीं पर झंडा फहराएं, कहीं पर किसी एकाध के सीने पर गोली उतारें और क्रांति कर दें। लेनिन ने कहा ये दोनों ही चीजें अव्यावहारिक हैं। उन्होंने अपनी पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में इस लड़ाई को लड़ा जो बाद में बोल्शेविक पार्टी बन गई थी, बल्कि पूरी दुनिया भर में भी इस तरीके के भटकावों के खिलाफ लड़ी। और मार्क्सवाद की सटीक व्याख्या और भटकावों के खिलाफ उनके संघर्ष ही थे जो बाद में भी विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन को दिशा दिखाते रहे। जिन्होंने उनके सबकों को ठीक तरीके से लिया, वो कम्युनिस्ट पार्टियां अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा सकी। जिन्होंने उनसे सीखने से इनकार कर दिया, वो इतिहास के गाल में समा गए। जिस पार्टी की पेज से मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, ये वो पार्टी है जिसने लेनिन की शिक्षाओं को ग्रहण करके दोनों तरीके के भटकाव, सुधारवादी भटकाव और वामपंथी भटकाव से न केवल भारत के अंदर के वामपंथी और कम्युनिस्ट आंदोलन में सही तरीके से नीतियां बनाई और मुकाबला किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में भी जब इस तरीके के भटकाव देखने में मिले, जब लेनिन के बाद के दौर में, उनका भी इसने पूरी तरीके से मुकाबला किया, दृढ़ता के साथ स्टैंड लिया। उस दृढ़ता की वजह हमारी ताकत नहीं थी। हम भी एक गुलाम, हम भी एक नव स्वाधीन देश की कम्युनिस्ट पार्टी थे। हम भी अपने आप को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन हमारे पास लेनिन की शिक्षाएं थी। उन्हें हम अपने देश में भी ठीक तरीके से लागू करने की कोशिश कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भी हम सही को सही और गलत को गलत कहने की शक्ति जुटा पा रहे थे। ये एक बड़ी शक्ति थी जो लेनिन ने दी है। और आज भी लेनिन की शिक्षाएं इस तरीके के दोनों तरीके के भटकावों का मुकाबला करने में हमारे लिए काम आती हैं। आज भी वो हमारे लिए सबक है। चौथी बात जो मैंने आपसे बीच में कही थी, उसको थोड़ा सा विस्तार करने की आवश्यकता है।
और वो बात है कि उन्होंने मार्क्सवाद को समृद्ध किया, अपडेट किया, अद्यतन किया। ये क्या होता? उन्होंने जो व्याख्या की, जैसे मार्क्स के जमाने में अगर हम देखते हैं तो मार्क्स ने पूंजी की जिस तरीके की वैज्ञानिक व्याख्या की है उसका कोई जवाब नहीं। उस व्याख्या को करते 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 वो एक विश्लेषण की स्थिति में पहुंचते हैं। और अगर हम पूंजी जो कैपिटल उनकी जो किताब है उसके तीसरे खंड में जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि वहां पर वो ये पूंजी के मुनाफे, उसके मुनाफे की हवस, और वो हवस किस तरीके से होती है इसके बारे में उनके एक मित्र थे जो मजदूर भी थे और मजदूर नेता भी थे, टीजे डनिंग, जिन्होंने वो अपना चिट्ठी लिखी थी जो उन्होंने अपनी मार्क्स ने कैपिटल में भी उद्धरण के रूप में शामिल किया है, जिसमें वो बताते हैं कि 10% मुनाफे के लिए पूंजी क्या कर सकती है, 100% के लिए क्या और 300% के लिए क्या। वो पूंजी के केंद्रित और संकेंद्रण होने की बात कर रहे हैं और आखिरी में वो पूंजी के इजारेदारी तक पहुंच जाने की बात कर रहे हैं। और वो किस तरीके से उपनिवेशों की लूट करके इन्होंने इकट्ठा हुई है इसके बारे में बात कर रहे हैं। कारखानों में माफ कीजिए, शोषण किस तरीके से होता है, मुनाफा क्या होता है, पूंजी किस तरीके से बढ़ती है, वो किस तरीके से फैलती है, वो सब बात करते हैं। लेनिन ने इन इजारेदारियों का, इन मोनोपोलीज का एक नया चरण पहचाना। इस पूंजीवादी शोषण के वायरस के एक नए म्यूटेटेड वर्जन का एनालिसिस किया उन्होंने, जो मार्क्स के जमाने में नहीं था। और इसकी क्या गुणात्मक, ये क्वालिटेटिवली गुणात्मक तरीके से किस तरीके से भिन्न है, इजारेदार पूंजीवाद से भी आगे की चीज है, इसके बारे में भी उन्होंने व्याख्या की। इसलिए उनकी जो किताब है ना, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था, वो दरअसल मार्क्सवाद की अपडेटिंग भर नहीं है, वो तो है ही। ये पूंजीवाद के इस नए चरण से जिस क्रांति की कल्पना मार्क्सवाद ने की थी, जिस क्रांति के रास्ते को मार्क्स ने सूत्रबद्ध किया था, उसके भूगोल को भी बदल देता है, एक नया भूगोल पैदा कर देता है, उस क्रांति के आयाम और परिदृश्य को बदल देता है। और इस तरीके से ये मार्क्सवाद की केवल सैद्धांतिक अपडेटिंग नहीं है, बल्कि मार्क्सवाद को और ज्यादा सटीक, सामयिक और क्रांतिकारी बनाने का काम है। कैसे? जिन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो मार्क्स और एंगल्स की पहली किताब थी जो 1848 में लिखी गई थी, वो पढ़ी है, उन्हें याद होगा कि वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वो आखिरी बात कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास दुनिया के सरबराह के पास खोने के लिए बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। इस वाक्य के बाद के 2-3 पेज है जिनमें प्रश्नोत्तरों की शैली में मार्क्स और एंगल्स कुछ प्रश्न रखते हैं और उनका जवाब देते हैं। उसमें एक प्रश्न है कि सबसे पहले क्रांति कहां होगी, और मार्क्स और एंगल्स जवाब देते हैं कि सबसे पहले क्रांति उन देशों में होगी जहां पर औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, वो औद्योगिक रूप से विकसित हो चुके हैं, जहां पर आधुनिक मजदूर वर्ग पैदा हो चुका है और बड़ी तादाद में है, और जहां उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली या तो पूरी तरीके से विकसित हो गई है या विकसित हो रही है। और इस आधार पर उन्होंने कहा था ब्रिटेन में होगी, ऐसे 1-2 देशों का और भी नाम लिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह खोजती है लेनिन की वो किताब जिसका जिक्र मैंने आपको किया कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है। मार्क्स कह चुके थे कि अपने मुनाफे के लिए पूंजी दुनिया के देशों की भौगोलिक सीमाओं को, राजनीतिक सीमाओं को लांघती है, कहीं भी चली जाती है, लूट के लिए कुछ भी कर सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन साम्राज्यवाद ने उसे एक नए तरीके का आयाम दिया। साम्राज्यवाद ने नए तरीके के अंतर्विरोध पैदा कर दिए देशों के अंदर और देशों के साथ और देशों के बीच। बाकी बातों के अलावा जो लेनिन ने खास तौर से नोट किया, वो बाकी बातों के अलावा यह हुआ कि इन साम्राज्यवादी देशों ने पेरिस कम्यून में हुई घटना के बाद, जिसमें 79 दिन के लिए
मजदूरों ने कब्जा कर लिया था सत्ता पर। उसके बाद उन्होंने अपने अपने देशों के सरबराह को, जिनसे मार्क्स एंगल्स कल्पना कर रहे थे कि वो क्रांतिकारी काम को अंजाम देंगे, उन सरबराहों को भी कुछ टुकड़े डालने का काम किया। उन्हें भी अपनी लूट का हिस्सेदार, भले ही 0.001%, लेकिन उन्हें दुनिया के दूसरे लोगों की तुलना में उन्होंने ज़्यादा बेहतर स्थिति देने की कोशिश की और उन्हें भले कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन अपने क्रांतिकारी भूमिका से विचलित और वंचित कर दिया। लेनिन ने इसके लिए एक शब्द ईजाद किया था, वो था लेबर एरिस्टोक्रेसी, मजदूर का अभिजात्य हो जाना। ऐसी परिस्थिति में उस मजदूर वर्ग ने भले ही कुछ समय के लिए अपनी क्रांतिकारी भूमिका छोड़ दी और वो अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई को लड़ने लगा। अपन आगे भी बात करेंगे कि ये किस तरीके की बीमारी होती है। दूसरी बात उन्होंने जो कही थी कि साम्राज्यवाद की विशेषता ये है कि ये पूरी दुनिया को अपनी लूट के लिए बांटना चाहता है और उसके लिए दुनिया पर जंग छेड़ता है, एक फर्जी राष्ट्रवाद लेकर आता है, लेकिन दरअसल वो इजारेदार पूंजी की दुनिया के दूसरे देशों को लूटने के लिए कब्जा करने की लड़ाई होती है। और ये बात उनकी सही निकली। लेनिन के जीवन काल में इस किताब के लिखे जाने के पहले, इस किताब के लिखे जाने के बाद पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। उन पिछले 100 वर्षों में, मतलब ये जो 1900 से लेकर 1999 तक के इन 100 वर्षों ने इस देश में युद्ध की जबरदस्त विभीषिकाएं देखी। 2 बड़े बड़े विश्व युद्ध हुए हैं और जितने बाकी युद्ध हुए हैं उनकी गिनती नहीं है। लेकिन एक मोटा अनुमान यह है कि ये जो पिछली शताब्दी में जो युद्ध हुए, जो लेनिन की शताब्दी थी, उसमें कम से कम 18 से लेकर 20 करोड़ लोग सीधे जंग में मारे गए। और जंग की वजह से, युद्ध की वजह से जो समस्याएं पैदा होती हैं, इतने ही या इससे ज्यादा लोग उसमें मारे गए। आपको याद होगा जब इराक पर जंग छेड़ने के पहले जब उसकी नाकेबंदी कर दी गई थी, तो किस तरीके से दवाइयों की कमी की वजह से, पैरासीटामोल की कमी की वजह से, मलेरिया की दवाई की कमी की वजह से, मामूली दवाइयों की कमी की वजह से या दूध की कमी की वजह से लाखों करोड़ों बच्चे मारे गए थे। अभी गाजा में भी मारे जा रहे हैं। तो जो अपरोक्ष रूप से मारे गए, तो मतलब कुल मिलाकर पिछली शताब्दी ऐसी शताब्दी थी जिसमें लगभग 40 करोड़ लोग इस साम्राज्यवाद की दुनिया को आपस में बांटने की हवस के चक्कर में मारे गए। उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद दुनिया को बांटने के लिए लड़ता है। लेकिन यह भी केवल साम्राज्यवाद का विश्लेषण नहीं था, बल्कि क्रांति का नया भूगोल खोजना था। कैसे? उन्होंने कहा था कि अब जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें सबसे कमजोर कड़ी में भी क्रांति की जा सकती है। और ये बात उन्होंने केवल कही नहीं, बल्कि रूस की क्रांति के रूप में करके दिखाई। और उन्होंने कहा था कि अगली क्रांति, ये बात वो कब कह रहे हैं, ये वो 1921 में, तो वो 1924 में तो वो जा चुके हैं, ये उसके पहले कह रहे हैं। और उस वक्त ये कह रहे हैं कि अगली क्रांति की संभावना चीन में ज्यादा है और चीन में क्रांति होती है। तो लेनिन की साम्राज्यवाद को समझने की और साम्राज्यवाद के बाद जिस तरीके के परिवर्तन और जिस तरीके की संभावनाएं पैदा हुई हैं, उनके बारे में जो भविष्यवाणी थी वो पूरी तरीके से सही साबित हुई। लेनिन आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि साम्राज्यवाद आज भी दुनिया के लिए उसी तरीके का खतरा बना हुआ है जिस वक्त उस तरीके का। जिन लोगों ने उस किताब का केवल शीर्षक पढ़ा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है, उन्हें लगा कि अब ये तो साम्राज्यवाद का, इसके बाद तो बचेगा नहीं फिर पूंजीवाद। लेकिन वो ये भूल गए कि वो सूखे पत्ते की तरह झड़ जाएगा, या जैसा वो ख्रुश्चोव की बचकानी बात थी यूएनओ के कोट के बटन की तरह कभी भी उसको तोड़ देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लेनिन ने हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म बताया था, लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म नहीं कहा। उन्होंने कहा था ये सर्वोच्च अवस्था है, चरम अवस्था है, अंतिम अवस्था नहीं कहा था। क्योंकि पूंजीवाद का ये गुण है, साम्राज्यवाद का भी वही गुण है कि वो एक संकट से निकलने के लिए जो रास्ते निकालता है उसमें दूसरे संकट में फंस जाता है।
उसमें फिर फंसता है, उससे निकलने के लिए रास्ते निकालता है तो तीसरे संकट में फंस जाता है। लेकिन अगर कोई प्रतिरोध नहीं हो, अगर कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हो, अगर उसके रास्ते में कोई अवरोध नहीं हो, तो वो जिस संकट में फंसता है उस संकट के बोझ को जनता के ऊपर लादता चला जाता है, तो खतरे में थोड़ी पड़ता है। वो अपना खतरा, अपना संकट दूसरे लोगों पर डालता जाता है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि ऐसा करते में वो दो काम करता है, वो सैनिक शक्ति का भी इस्तेमाल करता है, सामरिक शक्ति का भी इस्तेमाल करता है, अपनी बाह मरोड़ने के काम का भी इस्तेमाल करता है, जो हमने देखा तीसरी दुनिया के देशों के साथ हुआ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसके साथ साथ वो विचारधारात्मक वर्चस्व भी कायम करता है। वो लोगों के लिए केवल माल पैदा नहीं करता, वो अपने माल के लिए लोग भी पैदा करता है। वो प्रतिरोध को भटकाता भी है और उसे बाधित करने के लिए तानाशाही सहित फांसीवाद जैसे कदम भी उठाता है, जो हम लेनिन के बाद के दौर में देख रहे हैं कि पूंजीवाद के पास, साम्राज्यवाद के पास कोई समाधान नहीं है। एक संकट के बाद दूसरे संकट से निकलने के बाद भी वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, और ऐसी स्थिति में वो बाहर निकलने के लिए लोगों पर बोझ डाल रहा है। लोगों के उस बोझ की वजह से लोगों में जो प्रतिरोध या आक्रोश पैदा हो रहा है, उसको भटकाने के लिए वो उन्हें कभी जाति, कभी धर्म, कभी सांप्रदायिकता, कभी क्षेत्रवाद, कभी भाषावाद, कभी रंगभेदवाद, कभी इस बात कभी उस बात के नाम पर उनकी एकता को तोड़ता है। और उसी के तोड़ने के साथ साथ वो ये भी कोशिश करता है कि वो लोकतांत्रिक प्रतिरोध की सारी संभावनाओं को कमजोर कर दे, और इसके लिए वो फांसीवाद जैसे चेहरे भी लेके आता है। आज के साम्राज्यवाद को हम देख रहे हैं। आज के साम्राज्यवाद के साथ एक खास बात और भी है, जो लेनिन के जमाने में उतनी शार्प नहीं थी, जो अब शार्प हो गई है। वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी इतनी ज्यादा रफ्तार पकड़ चुकी है, इतनी ज्यादा वाचाल और चंचल हो गई है कि वो अकल्पनीय तेजी के साथ बढ़ रही है। अभी अपने पास समय नहीं है कि अपन विस्तार के साथ बात करेंगे किस तरीके से ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी है वो बिना उत्पादन के भी पूरी दुनिया पर किस तरीके से वर्चस्व कायम कर रही है, पूंजी के बाजार में खास तौर से। लेकिन इसकी एक समस्या है, और उसके लिए ये जरूरी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी ये चाहती है कि दुनिया के देशों के बीच में, खासतौर से साम्राज्यवादी देशों के बीच में आपस में टकराव नहीं होना चाहिए, जंग नहीं होना चाहिए। उन सबकी ताकत मिलकर, इसका मतलब ये नहीं कि जंग खत्म हो गई, उन सबकी ताकत मिलकर उन देशों के खिलाफ एकजुट कार्रवाइयां होनी चाहिए जो उनके आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है, जो अपने आप को शोषित होने देने के लिए तैयार नहीं है, जो अपने आप को लुटने देने के लिए तैयार नहीं है। उनके खिलाफ इकट्ठा हो जाए, उनके साथ मिलकर लड़ें। इसकी वजह से हम मोटा मोटी देख रहे हैं कि आज साम्राज्यवादी देशों के अंदर आपसी टकराव म्यूट हो गए हैं, लेकिन वो अपनी नीतियों को न मानने वाले देशों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। हम गजा में देख रहे हैं, जरा सा देश है फिलिस्तीन, लेकिन वो अकेला फिलिस्तीन नहीं है, बल्कि उसके जरिए वो पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं। और मानवता और मनुष्यता और लोकतंत्र और फलाना ढिकाने की बात करने वाले सारे के सारे देश आज पूरी तरीके से एकजुट है, साम्राज्यवादी देश, उस जरा सी मानवता को कुचलने के लिए। ये केवल वहां की कहानी नहीं है, इराक पर भी हुआ, दूसरी जगह भी हुआ। तो वो एक नीति बना रहा है कि किस तरीके से इन सबको किया जा सके। और यही हम देख रहे हैं कि इस वक्त कॉरपोरेट कंपनीज और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी का एक गाढ़ा गठबंधन है, और इसका खामियाजा केवल तीसरी दुनिया के या गरीब देशों के मजदूर को ही नहीं भुगतना पड़ रहा, अब उन पर भी बाजे बज रहे हैं, जिन्हें लेनिन ने कभी कहा था कि वो दुनिया भर की लूट करने के बाद जो कमा कर लाते हैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा यहां पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से एक लेबर एरिस्टोक्रेसी पैदा हो जाती है। उस लेबर एरिस्टोक्रेसी पर भी अब फर्क पड़ रहा है। सारे विकसित पूंजीवादी देशों में मजदूर संगठन कमजोर हो गए हैं, उनकी शोषण भी तेज हुआ है, उनकी सुविधाएं भी लगातार सिकुड़ती जा रही हैं, और बड़े पैमाने पर इन विकसित देशों में भी बदहाली और असमानता बढ़ रही है, और बाकी दुनिया में भी बदहाली और असमानता बढ़ रही है। इसका केवल एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि अमेरिका के आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से वहां 4 करोड़ से ज्यादा आबादी गरीबों की है, जो उनकी कुल आबादी का 12% है। लेकिन वास्तव में यह आंकड़ा और भी अधिक जाता है, और वो करीब 25% के आसपास है। तो 1/4 अमेरिकी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। हम जो भारत जो तीसरी, चौथी, पांचवी पता नहीं कौन सी अर्थव्यवस्था बनने वाला है,
उसकी सरकार का मुखिया खुद कहता है कि 80 करोड़ लोग उनके द्वारा दिए जाने वाले 5 किलो राशन पर निर्भर है, और 5 किलो के अलावा बाकी राशन खरीदने के लिए जितना बाजार रेट के हिसाब से पैसा उनके पास नहीं है, खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और नतीजा ये है कि उनमें आक्रोश पैदा हो रहा है, उसकी वजह से पूंजीवाद फांसीवाद की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा है, दुनिया में भी, हमारे यहाँ भी। लेनिन ने इसको फोरकास्ट किया कि इस तरीके की स्थिति होगी। लेनिन का छठवां और बड़ा योगदान ये था, जो मार्क्सवाद को समृद्ध करने की बात कर रहे हैं हम लोग, कि उन्होंने किसान वर्ग की क्रांतिकारी भूमिका की शिनाख्त की। उन्होंने पहचाना कि किसान किस तरीके से क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है, ये बड़ी बात थी। इस तरीके से उन्होंने मार्क्सवाद को अपडेट भी किया। इसने क्रांति को, नई नई क्रांतियों को आयाम दिया। उन कम औद्योगिकृत देशों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए क्रांति के लायक ताकत जुटाई जा सकी, जहां पर उस संख्या में, उस बड़ी निर्णायक शक्ति में सरवारा नहीं था। ऐसा नहीं है कि मार्क्स इसको नहीं जानते, मार्क्स को इसका एहसास था। एंगेल्स के साथ उनकी जो चिट्ठी पत्री होती है, उस चिट्ठी पत्री में इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया, लेकिन उनका मुख्य जोर चूंकि पूंजीवाद के बाद की अवस्था पर था, इसलिए उनका मुख्य जोर जो था वो औद्योगिकृत देशों पर और उसमें से सरवारा पर था। क्योंकि वो ये मानते थे, और बिल्कुल सही मानते थे, कि सरवारा एक ऐसा वर्ग है जिसके पास खुद उनकी भाषा में अगर कहें तो खोने के लिए बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं है, और पाने के लिए पूरी की पूरी दुनिया पड़ी है। उन्हें मालूम था कि आधुनिक तरीके से उत्पादन की आधुनिक प्रक्रिया में काम करने की वजह से इसकी चेतना और इसकी जो मारकता है, और एक साथ काम करने की वजह से इसकी जो सांगठनिक क्षमता है, ये काफी बढ़ जाती है, और उसके हिसाब से ये क्रांतिकारी काम को बहुत सही तरीके से अंजाम दे सकता है। लेनिन ने कहा कि नहीं, दोनों के गठबंधन से क्रांति की, आज की परिस्थितियों में क्रांति की जा सकती है, खासतौर से साम्राज्यवाद के विकास के बाद। क्यों? लेनिन इस नतीजे पर इसलिए पहुंचे कि उन्होंने कहा कि पूंजीवाद डर गया है, और उसको, उस डर की वजह से वो अब रेवोल्यूशनरी फोर्सेज को, क्रांतिकारी ताकतों को अनलीश नहीं करना चाहता, उन्हें सुप्त अवस्था से जगाना नहीं चाहता। मतलब जो काम उसे करना है वो नहीं करना चाहता। पूंजीवाद के विकास के लिए जरूरी है जनवादी क्रांति का होना। जनवादी क्रांति का मतलब है सामंतवाद का खात्मा होना, न केवल आर्थिक संबंधों के रूप में, बल्कि सामंतवाद का खात्मा होना सोच और सामाजिक रिश्तों के रूप में। उन्होंने इस काम को नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा अगर करेंगे तो उसके बाद जो उजाला पैदा होगा, या उसके बाद जो एक जागरण पैदा होगा, वो यहीं तक नहीं रुकेगा, और वो एक मजदूर वर्ग को वो क्रांति के अगले चरण के रूप में भी जा सकता है। जैसे कि हमारे देश में 1947 में जो समझौता हुआ पूंजीपतियों सामंतों के बीच में, लगभग वैसी स्थिति दुनिया भर के पूंजीवाद ने ली। उनके दिल में डर था, जो मैंने पहले कहा कि पेरिस कम्यून की वजह से डर था। लेनिन ने कहा कि ऐसी हालत में जो काम पूंजीवाद को करना था, जनतांत्रिक क्रांति का काम, सामंतवाद के खात्मे का काम, वो काम भी अब मजदूर वर्ग और किसानों के गठबंधन को मिलकर मजदूर वर्ग के नेतृत्व में करना होगा। जनवादी क्रांति के काम भी करेंगे, और जनवादी क्रांति के काम पूरे करने के बाद वहां रुकेंगे नहीं, उससे आगे बढ़कर समाजवादी क्रांति को भी अंजाम देंगे। और वो जो उनकी किताब है कि जनवादी क्रांति में सामाजिक जनवाद की 2 कार्यनीतियां, वो किताब इस बात पर, वो मार्क्सवाद को समृद्ध करती है, और वो इस तरीके के मोर्चे बनाकर किस तरीके से मजदूर किसानों के नेतृत्व में एक क्रांति की प्रक्रिया तुरंत दूसरी क्रांति की प्रक्रिया की ओर जा सकती है, इसका मार्गदर्शन करती है। जिसके नतीजे में चीन में क्रांति हुई, कोरिया में क्रांति हुई, वियतनाम में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, क्यूबा में क्रांति हुई, और बाकी की अनेक समाजवादी जनवादी क्रांतियों को भी राह दिखाई। आज भी तीसरी दुनिया के बड़े हिस्से में क्रांति की संभावना इस तरीके के गठबंधन को बनाए जाने और उसे व्यवहार में लाने पर निर्भर करती है। क्योंकि साम्राज्यवाद का जो त्रिशूल है, जो नया त्रिशूल है, जो विश्व बैंक, मुद्रा कोष और व्यापार संगठन के रूप में है, वो त्रिशूल जिस तरीके से भेद रहा है, वो केवल मजदूर वर्ग को ही नहीं भेज रहा, बल्कि किसानों को भी उसने दुर्गत बना के रखी है। इसके बारे में हरियाणा के साथियों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।
13 महीने 18 दिन तक दिल्ली की बॉर्डर्स पे चले आंदोलनों में हरियाणा के साथियों ने नेतृत्वकारी भूमिका की है और बाकी अभी उनके यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है। वो समझते हैं कि ये दोनों वर्गों की भूमिका ही किस तरीके से क्रांतिकारी होगी। लेनिन का जो 7वां योगदान था, वो 7वां योगदान था कि उन्होंने पूंजी और श्रम के बीच के जो वर्ग संघर्ष है उसको तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने का रास्ता और वो होने में जो असुविधा है उसके बारे में जानकारी दी। वर्ग संघर्ष मार्क्स की खोज नहीं है, वर्ग संघर्ष लेनिन की खोज नहीं है। वर्ग संघर्ष 5000-7000 साल से, जब से मनुष्य ने सभ्य समाज के रूप में रहना शुरू किया है, जब से मनुष्य समाज बना है, तब से इस पूरे के पूरे समाज में है। कभी दास और मालिक के बीच में रहा, कभी सामंत और रियाया के बीच में रहा, कभी पूंजीपति और श्रमिक के बीच में रहा। इन सबकी महानता यह है कि इन्होंने बताया कि यह वर्ग संघर्ष ही चालक शक्ति है, इससे ही समाज आगे की ओर जाता है। लेनिन ने उस बात को रेखांकित करते हुए उन्होंने मजदूर और सचेत मजदूर के बीच का फर्क बताया। उन्होंने आर्थिक संघर्ष, आर्थिक मुद्दों को लेकर होने वाले वर्ग संघर्ष और उसको ऊपर बढ़ाकर राजनीतिक वर्ग संघर्ष में तब्दील करने के फर्क को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक सवालों को लेकर होने वाली लड़ाइयां जरूरी हैं, उनमें बहुत जबरदस्त आंदोलन होते हैं, वो भी जरूरी हैं, लेकिन उनकी सीमा भी है और उस सीमा से किस तरीके से पार किया जा सकता है, ये बात उन्होंने बताई। ये बड़ा योगदान था। मार्क्स के जमाने में भी ये बात थी, लेकिन उन्होंने, लेनिन के जमाने में ये बात व्यवहार में थी। उन्होंने कहा कि सचेत और वर्ग चेतन मजदूर वर्ग का मतलब है वो मजदूर वर्ग जो अपने शोषण के खिलाफ लड़ने के साथ साथ समाज में जहां भी शोषण है, जिस रूप में भी शोषण है, उस शोषण के खिलाफ भी उसी शिद्दत के साथ लड़े, अगर उसे पूरी मेहनतकश जनता का नेता बनना है तो। उन्हें यह बात पता थी, बाद में हम सबको भी पता लग गई कि ट्रेड यूनियनों में संगठित होने से, जोरदार तरीके से नारे लगाने से, जोरदार तरीके से लड़ाई लड़के अपने आर्थिक हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़वाने के लिए संघर्ष जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। इससे कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होने वाला। इससे एक बैटल जीती जा सकती है, वार नहीं जीती जा सकती। एक मोर्चा फतेह किया जा सकता है, लेकिन युद्ध नहीं जीता सकता। क्योंकि इन संघर्षों में जो लोग शामिल हैं, जब तक उनकी चेतना क्रांतिकारी चेतना तक नहीं जाएगी, तब तक न वो काम किया जा सकता है जो करना है, न इन लड़ाइयों को बचाया जा सकता है। यूरोप के देशों में ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप 100% होती थी, 100%। अभी थोड़े दिनों से डिक्लाइन है, लेकिन अभी भी वहां मेंबरशिप कंपलसरी है, वो संगठित है। कई बार हम पाते हैं कि फ्रांस में, इंग्लैंड में, ग्रीस में, जर्मनी में बड़े पैमाने पर हड़तालें हो रही हैं, पूरे देश को ठप कर दिया है। लेकिन उनके वो आर्थिक संघर्ष जो बहुत शानदार हैं, क्या वो किसी राजनीतिक परिवर्तन तक पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए। लेनिन ने कहा कि केवल जुझारू आंदोलनकारी होना काफी नहीं है, उन्हें क्रांतिकारी भी बनाना होगा। और इसलिए उन्होंने आर्थिक संघर्ष, आर्थिक वर्ग संघर्ष और राजनीतिक वर्ग संघर्ष के फर्क को स्पष्ट किया है। उन्होंने जुझारू आंदोलनकारी, जुझारू लड़ाकों और क्रांतिकारियों के फर्क को भी दिया। और इसलिए यह क्रांतिकारी चेतना कैसे आएगी? हम भी ट्रेड यूनियन में रहे, हम जानते हैं। जब हम भाषण देते हैं, हम बहुत सारी राजनीति की बात भी करते हैं। हमारे जो ट्रेड यूनियन के नेता हैं वो मोदी सरकार के बारे में बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बताते हैं, साम्राज्यवाद के बारे में बताते हैं। लोग सुनते हैं, ताली बजाते हैं, नारे लगाते हैं, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लेकिन असल में उनकी चिंता अपनी मांगों को लेकर क्या हो रहा है, किस तरीके की मांग उठाई जा रही है, उस तक सीमित रहती है। बाकी तो वो श्रद्धापूर्वक हमारी बात को सुन लेते हैं। उनके अंदर समाजवादी चेतना, जिसको लेनिन ने क्रांतिकारी चेतना को समाजवादी चेतना कहा था, उसको किस तरीके से ले जाया जा सकता है? वो भाषणों से नहीं जाएगी, पब्लिक मीटिंग से नहीं जाएगी, आंदोलन के दौरान की जाने वाली गेट मीटिंग से भी नहीं जाएगी, क्लासेस से भी नहीं जाएगी।
लेनिन ने इस गुत्थी को सुलझाया। उन्होंने कहा कि ये आर्थिक वर्ग संघर्षों से, हड़तालों से अपने आप वर्ग चेतना विकसित नहीं होती, समाजवादी चेतना विकसित नहीं होती। ये प्रचार, आंदोलन, एजिटेशन और प्रोपेगेंडा से ही नहीं आती। इसके लिए अवाम का व्यावहारिक अनुभव हासिल करना जरूरी होता है। व्यावहारिक राजनीतिक अनुभव ये कब आता है? जब वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरीके से एक्ट करता है। वो राजनीतिक कार्यकर्ता की तरीके से एक्ट कब करता है? जब वो राजनीतिक पार्टी के साथ होता है। और उन्होंने कहा कि इसको विकसित करने का काम वर्ग संघर्ष करने वाले जो संगठन है, चाहे ट्रेड यूनियन हो, चाहे किसान सभा हो, वो अपने आप नहीं कर सकते। इस काम को बाहर से करना होता है। और बाहर की एजेंसी जो इस काम को कर सकती है, जुझारू लड़ाकों को क्रांतिकारी बनाने का काम, उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। इस तरह लेनिन दो काम करते हैं। एक काम तो ये करते हैं कि वर्ग संघर्ष में शामिल होने वाले संगठनों की व्यापकता बनी रहनी चाहिए। दूसरा काम वो ये करते हैं कि उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि उसको क्रांतिकारी चेतना के रूप में विकसित किया जा सके। और ये है लेनिन का एक ऐसा महान योगदान जो मार्क्सवाद को व्यवहार में लागू करने की ऐसी चाबी देता है जिस चाबी का कोई तोड़ नहीं है। और वो ये कि उन्होंने बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी कैसे बनाई जाए। कम्युनिस्ट पार्टी मतलब मजदूर वर्ग का हिरावल दस्ता, वैनगार्ड, उसको किस तरीके से बनाई जाए जो अपने साथ सारे मेहनतकशों को आंदोलन में उतार सके राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई में। क्योंकि क्रांति एक राजनीतिक बदलाव के लिए किए जाने वाला आंदोलन नहीं है। ये एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का तख्ता पलटना है। उसकी जगह एकदम नई, उसकी पूरी शासन प्रणाली को पकड़ के एक नई तरीके पलट के एक नई राजसत्ता को लाना है। और यह काम आसान काम नहीं है। यह बिना बहुमत की भागीदारी के संभव नहीं है। यह बिना एक मजबूत कमांड के संभव नहीं है। और इसके लिए जरूरी है कि, और ये जो एकता बनती है, जो अपनी जान दांव पे लगाकर क्रांति में शामिल होने के लिए जाते हैं, वो भावना में नहीं जाते, श्रद्धा में नहीं जाते, उन्माद में नहीं जाते। वो जब वैचारिक रूप से कन्विंस होते हैं तब जाते हैं। तो पहली शर्त है कि एक ऐसी राजनीतिक वैचारिक एकता होनी चाहिए जो सबकी भागीदारी के साथ हो। लोकतंत्र, व्यापकतम संभव लोकतंत्र होना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी में। लेकिन इसके साथ साथ उसे चूंकि क्रांतिकारी काम अंजाम देना है, इसके लिए एक ऐसी हाई कमांड, एक ऐसी एकजुट कमांड भी होनी चाहिए जो ऐसी कार्रवाइयों के वक्त पूरी ताकत के साथ आ सके। और उसके लिए उन्होंने एक अद्भुत सांगठनिक सिद्धांत खोजा। 1903 में उन्होंने जब संगठन की ये थीसिस दी थी, उसमें उन्होंने उस सांगठनिक सिद्धांत को खोजा जिसके बारे में आप लोग अपने इकाइयों में आपकी चर्चा होती रहती है। वो है जनवादी केंद्रीयता का सिद्धांत, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। उस डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म में किस तरीके से पर्याप्त डेमोक्रेसी होगी नीति बनाने और नेता तय करने के मामले में, और पर्याप्त सेंट्रलिज्म होगा एक बार बनाई गई नीति और सिद्धांत को लागू करने के मामले में। ये बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। इसने कम्युनिस्ट पार्टी को केवल बहस मुबाहिसों की क्लब की स्थिति से ऊपर उठाया। और केवल इतना ही योगदान नहीं था, लेनिन के और भी योगदान है। जैसे ये काम कैसे संभव होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर कौन होना चाहिए। उस जमाने में भी बहस चली थी कि कम से कम 3 काम तो पूरे करने चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं कम से कम 5 काम पूरे करने चाहिए उसको। निष्क्रिय समर्थक कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता। उसे पार्टी कार्यक्रम को मानना चाहिए, पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, पार्टी के कहने पर पार्टी के नेतृत्व में जनता की किसी न किसी संगठन में काम करना चाहिए, जनता का नेता होना चाहिए। उसे पार्टी द्वारा निर्धारित की गई लेवी को देना चाहिए और उसे पार्टी की नीतियों के बारे में अपडेट रहना चाहिए। पार्टी अखबार और पार्टी साहित्य को भी पढ़ना चाहिए। लेनिन ने एक और तीसरा योगदान भी दिया कि वो ये सारी समीक्षाएं, उसको कम्युनिस्ट बनाए रखने का काम क्या होगा, उसके लिए उसको ब्रांचेज में संगठित होना चाहिए। छोटी छोटी शाखाएं होनी चाहिए जहां पर राजनीतिक चर्चा होनी चाहिए, जहां पर कामकाज की भी समीक्षा होनी चाहिए। सदस्यता के मामले में लेनिन ने एक और बड़ा योगदान दिया और वो था प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज। उन्होंने कहा वो सत्ता जिसके पास इतना मजबूत तंत्र है, सेना है, अदालत है, कानून है, संविधान है, पूरे के पूरे
घंटा बजाने वाले गिरोह हैं, उसको अगर पलटना है तो हमारे पास भी ऐसे लोग होने चाहिए जिनका काम केवल क्रांति करना है, जिन्हें हम आज की भाषा में होल टाइमर्स कहते हैं। लेनिन ने कहा बिना प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज की क्रांति नहीं होगी। और ये सिद्धांत कितना अपील करने वाला था कि भगत सिंह ने भी नौजवानों के नाम जो पत्र लिखा है, उस नौजवानों के नाम लिखे पत्र में उन्होंने क्रांति का जो रास्ता बनाया है, उन्होंने जो एक परिवर्तन के लिए एक पार्टी होना चाहिए, उस पार्टी का नाम होना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी, भगत सिंह लिखते हैं। और उसी में वही बात लिखते हैं कि ये काम अगर करना है तो हमें प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज की जरूरत होगी, ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो जीवन में जिनका एकमात्र उद्देश्य क्रांति करना होगा, वो समर्पित होंगे क्रांति के प्रति। इन सांगठनिक सिद्धांतों को लेकर आए, और न केवल लेकर आए बल्कि लागू किया। और यही वजह थी कि 1903 में जो सिद्धांत उन्होंने दिए थे, वो रूस की में बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी ने जब उसको लागू किए तो केवल 30,000 की सदस्यता थी। 16 करोड़ आबादी थी रूस की जब वहां पे क्रांति हुई। 16 करोड़, केवल 30,000 कम्युनिस्टों ने मिलकर उस क्रांति को अंजाम दिया, क्योंकि वो उस तरीके से क्रांतिकारी तरीके से एकजुट भी थे और उस तरीके की सांगठनिक क्षमता और जनता के साथ रिश्ते भी थे। एक और बात थी जिसे लेनिन बहुत जोर देकर कहा करते थे, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन वो बात ये थी कि जो मैंने पहले भी कहा कि वर्ग संघर्ष केवल आर्थिक मोर्चे पर नहीं चल रहा, शोषण के खिलाफ नहीं चल रहा, समाज में चल रहा है, संस्कृति में चल रहा है, कला में चल रहा है, साहित्य में चल रहा है, विचार में चल रहा है। उससे भी मुकाबला करना होता है, उसके बारे में भी अपडेटिंग बहुत आवश्यकता होती है। अपनी विचारधारा को ले जाना होता है, लेकिन दुश्मन विचारधारा का भी तार्किक तरीके से खंडन करना होता है। और लेनिन ने कहा कि पार्टी का साहित्य और पार्टी का अखबार संगठनकर्ता का काम करता है, पार्टी के अंदर एकता बनाने का काम करता है। हम अगर आज लेनिन को याद करना चाहते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी पार्टी का हिंदी का जो केंद्रीय मुखपत्र है लोकलहर, वो हमारे पास तक आए। वो केवल सप्ताह में आने वाले 16 या 20 पेज नहीं है, वो उस पिछले सप्ताह भर में पूरी दुनिया में और पूरे देश भर में जिस तरीके से विरोधी विचारधारा ने हमारे दिमाग को, हमारी जनता के दिमाग में जहर भरने की कोशिश की है, उनका काट भी है। वो वायरस से इम्यून करने की क्षमता भी रखता है और इस तरीके से हमें वैचारिक रूप से एकजुट करता है, भटकने से रोकता है और एक सांगठनिक एकता भी बनाता है, एकजुट करता है। उस पार्टी का अखबार संगठन करता ही होना चाहिए। आखिर में ये है कि जो कहावत है ना कि घर घर में भगत सिंह पैदा होना चाहिए मेरे घर को छोड़कर, घर घर में सावित्री फुले पैदा होनी चाहिए मेरे घर को छोड़कर, ऐसी कोई चतुराई लेनिन ने नहीं दिखाई। उन्होंने अपने पूरे के पूरे परिवार को क्रांति में झोंक दिया। वो लोग भी क्रांतिकारी मानसिकता के होंगे, कोई लेनिन के कहने पर ही नहीं चले गए होंगे, लेकिन निश्चित रूप से लेनिन ने उनको प्रेरित किया होगा। उनका एक भाई था, उनका बड़ा भाई अलेक्जेंडर, उसको जार की पुलिस ने 17-18 साल की उम्र में मार डाला क्योंकि वो क्रांतिकारी था। उनके बाकी चारों भाई बहन भी संघर्ष में रहे। उनकी जो जीवन साथी थी नजेज़दा क्रुत्स्काया, वो उनके जीवन काल में भी आंदोलन में रही, कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी नेता रही, उनके जाने के बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी नेता रही। लेनिन ने अपने जीवन में उदाहरण पेश किया कि अगर पूरे रूस की जनता के लिए 2 औंस 56 ग्राम ब्रेड, काली ब्रेड का राशन है तो वो राशन उन पर भी लागू होगा। जबकि लेनिन अस्वस्थ थे, लेनिन केवल 54 वर्ष की उम्र में चले गए क्योंकि 1918 में क्रांति के पूरे होने के बाद उन पर गोलियां दागी गई थीं और वो गोलियां एक वामपंथी दुस्साहसवादी ने डाली थी और उन गोलियों में जहर भी था, जिसकी वजह से लेनिन को काफ़ी खराब स्वास्थ्य का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी लेनिन ने कहा कि जो मैंने वही कहा, कॉमरेड इंद्रजीत की अलेक्जेंडर को जार की पुलिस ने मार डाला था, फांसी की सजा उसको दे दी गई थी। तो मैं कह रहा था कि ये राशन लागू था। लेनिन बीमार थे, लेकिन लेनिन ने बीमार होने के बावजूद भी विशेष राशन कबूल नहीं किया। उन्होंने नहीं, पार्टी ने कहा भी कि भाई डॉक्टर्स के हिसाब से आपको
थोड़ा सा विशेष राशन लेना चाहिए, आप वाइट ब्रेड तो कम से कम ले ही लें। लेकिन उसने भी उन्होंने कहा कि नहीं, जो पूरी रूस की जनता खा रही है वही हम भी लेंगे, और इसीलिए उन्होंने उसका पूरी तरीके से वो पालन किया, मतलब वो जनता के बीच में जनता के साथ रहे हर तरीके से। और ये जो उन्होंने ये जो अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना विचार हमारे लिए छोड़ा है, वो हमारे लिए आने वाले दिनों में भी प्रेरणा का काम करेगा। मैं अपनी बात, मेरा 1 घंटा पूरा हो गया है, मैं अपनी बात एक कहानी से ख़त्म करना चाहता हूँ। हम बहुत मुश्किल दौर में हैं, ऐसा हमारे कुछ मित्र हमसे कहते हैं। और आज जो घंटा बजाया गया है अयोध्या में, उसके बाद उसके घंटे की जो छोटी छोटी घंटरियां बजने वाली हैं अप्रैल और मई के चुनाव से पहले तक, उसे देखकर कुछ लोगों को लगता है कि कुछ ज़्यादा ही शोर हो रहा है घंटों का, पता नहीं क्या होने वाला है। मुश्किल से मुश्किल समय भी, कठिन से कठिन समय भी बेहतर से बेहतर संभावनाओं से भरा होता है। रूस की क्रांति भी यही साबित करती है। लेनिन का अपना जो क्रांतिकारी सिद्धांत था वो भी इसी बात को शामिल करता है। और ये जो बदलाव की जो मुहिम होती है वो इतनी तीव्रता के साथ होती है कि खुद लेनिन भी उसको नहीं देख पाए थे। एक मजेदार उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। 1915 की क्रिसमस थी, 1917 की नवंबर में क्रांति हुई है, क्रिसमस पड़ती है दिसंबर में, मतलब लगभग 12 और 11 23 महीने पहले लेनिन थे स्विट्जरलैंड में। वहां जितने भी क्रांतिकारी थे रूस के निर्वासित क्रांतिकारी, वो वहां पर थे और वहीं पर बैठकर क्रांति को संचालित करने का काम करते थे। उन्होंने काफी बड़े काम किए थे, इसमें दो मत नहीं है। तो क्रिसमस के वक्त में बच्चों की वहां पे पार्टी होती है, जितने भी रशियन क्रांतिकारी हैं, केक होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, उसमें बच्चे भी आते हैं, जितने भी क्रांतिकारियों के बच्चे थे वो भी वहां थे। उनके बीच में लेनिन भाषण देते, और भाषण देते वक्त एक स्तर पर आकर वो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो उन बच्चों से कहते हैं कि देखो, हमारी आंखें तो शायद रूस में क्रांति नहीं देख पाएंगी। 1915 की नवंबर, हमारी आंखें तो शायद रूस में क्रांति नहीं देख पाएंगी, लेकिन तुम्हारी आंखें जरूर देखेंगी क्रांतिकारी परिवर्तन को। वो लेनिन जो रूस के अंदर विकसित होती हुई क्रांति की अगुवाई कर रहे थे, वो भी विजुअलाइज नहीं कर पाए थे कि 23 महीने बाद क्या होने वाला। मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये जो राजनीतिक प्रक्रिया होती है, इसको अगर हम एटॉमिक साइंस में या फिजिक्स की भाषा में बात करें तो इसकी एक क्रिटिकलिटी होती है, और वो क्रिटिकली अपनी रफ्तार से होती है। वो जिस रफ्तार के साथ खुलती है, जिस रफ्तार के साथ अनफोल्ड होती है, उसमें अगर सही तरीके पे, सही समय पर इंटरवेंशन किया जाए, हस्तक्षेप अगर किया जाए, तो वो द्रुत गति से बढ़ती है। वो 1, 2, 3, 4, 5 की रफ्तार से नहीं बढ़ती, वो 4, 16, 64, 122 की रफ्तार से बढ़ती है। लेनिन भी नहीं देख पाए थे उसको, हालांकि वो खुद इन्वॉल्व थे और उन्होंने उसको बहुत ज्यादा आगे किया। लेकिन उन्हें जनता पर यकीन था। जनता पर यकीन रखा जाए, उसके बीच रहा जाए, सतर्क और मुखर होकर, चौतरफा चौकस होकर ही हमलावरों की सारी रणनीति और कार्यनीतियों को समझते हुए हम आगे की ओर जाएं। लेनिन जिन परिस्थितियों की बात कर रहे थे, उससे ज्यादा कठिन परिस्थितियां हमारे पास नहीं है। ये परिस्थितियां संभावना के साथ भरी हुई हैं। जनता संघर्ष कर रही है। अभी 26 जनवरी के दिन पूरे देश भर में किसान मजदूरों की कार्रवाई होने वाली है। पूरे जनवरी के महीने में अभियान चल रहा है। फरवरी के महीने में पूरे देश भर का मजदूर और किसान ग्रामीण हड़ताल और औद्योगिक हड़ताल की ओर जाएगा। 16 तारीख का ये संघर्ष ज्यादा मुखर है। संघर्ष टेलीविजन के डिब्बे में से साम्राज्यवादी पूंजी के टुकड़ों पर चलने वाले कॉरपोरेट द्वारा ये इन तमाम सारे, आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड, इन तमाम सारे भाड़ों को इकट्ठा करके किए जाने वाले शोर से तय नहीं होगी इस देश की किस्मत, इस देश की मेहनतकश जनता से तय होगी। इसलिए मैंने ये बात परसों अपने शहर ग्वालियर में बोली थी। मैं अत्यंत विनम्रता के साथ इस बात को यहाँ पर बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस काम को करते नहीं है, लेकिन हम अगर लेनिन को याद करना चाहते हैं तो लेनिन की 100वीं बरसी को श्राद्ध जैसा मनाकर
नारों का मंत्रोच्चार करके उद्धरणों का भोग लगाने की बजाय चलिए एक अखबार बढ़ाते हैं, 2 किताबें लोगों तक पहुंचाते हैं, किसी गांव की 4 झोपड़ियों में बैठकर गप लगाते हैं और उन्हें किसान आंदोलन के साथ जोड़ते हैं, उनके निराशा को तोड़ते हैं, किसी मजदूर के या मजदूरों के ठिए पर बैठकर उसके संकल्प और दृढ़ता से अपनी बैटरी चार्ज करते हैं, किसी दलित को साथ ले जाकर गांव के मीठे कुएं से उसका पानी भरवाते हैं, मध्याह्न भोजन के लिए मिलने वाली आंगनवाड़ी केंद्रों पर मिलने वाली पीली और नीली लाल प्लेट्स के रंग खुरच कर उन्हें एक सा करते हैं। चलिए घर में खटती और अक्सर शराबी और पितृसत्तात्मकता पुरुष सत्तात्मकता के बीमार पुरुष के हाथ से पिटती औरत की हिमायत में खड़े होते हैं, अपने रास्ते तलाशते हैं, उनको रास्ते सुझाते हैं और अंधेरा समझने में उनकी भी मदद करते हैं। तभी हम लेनिन को सही तरीके से याद करते हैं। आज लोकतंत्र और संविधान और भारत की अवधारणा, भारत की कंसेप्ट पर ही भेड़िए लपक रहे हैं। जरूरत इनकी आंख में आंख डालकर देखने की है, जरूरत इनकी इन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए संघर्षों की एक मशाल सुलगाने की है। और जैसा कि एक कविता में कहा है कि भेड़िए और मनुष्य में ये फर्क है कि भेड़िए मशाल जलाना नहीं जानते, हम मशाल जलाना जानते हैं, इसलिए हम अंधेरों को तोड़ने की शक्ति रखते हैं। हरियाणा के साथियों को हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर को देने के लिए विशेष तौर से धन्यवाद। ये लाइव आपके बीच में ठीक तरीके से हो जाए, इसके लिए सविता जी ने जो मेहनत की उसके लिए उनको धन्यवाद। इंद्रजीत सिंह जी को धन्यवाद कि उन्होंने परसों जो भाषण दिया था उसकी वजह से हमारा काम बहुत आसान हो गया। सुरेंद्र मलिक जी को सलाम कि उन्होंने हमको न्योता दिया। सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, कॉमरेड लेनिन जिंदाबाद। थैंक यू।